ओके सही है। सही है। सबसे पहले तो आप एस्ट्रिस की बेसिक ट्रेनिंग से पहले सबसे पहले आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, आपको आप सब लोगों को जाहिर सी बात है पता होगा। अब आप में से कोई बता सकता है कि पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। आईपी एक होता है IPv4 होता है, जो कि 32 बिट एड्रेस होता है, जो अभी तक हम लोगों के पास चल रहा है। और एक होता है IPv6 एड्रेस, जो कि अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है। ये 128 बिट का है, जिसकी डिप्लॉयमेंट अभी तक चल रही है, जो आया नहीं है अभी वर्ल्ड में, लेकिन आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स पे देखा होगा, उसकी IPv6 की भी सपोर्ट आ रही है और IPv4 की भी सपोर्ट आ रही है। सही है। अब आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक कंपनी है, उसका नाम है इंटरनिक। इंटरनिक एक कंपनी है जो कि आईपी एड्रेस को बनाती है और आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये जो जैसे बिल्कुल इसी तरह है, जैसे पाकिस्तान में पीटीए है। पीटीए ये बताती है कि हर टेलीफोन नंबर यूनिक होना चाहिए। जैसे 92 है, 92 के बाद जो कंट्री कोड है, कंट्री कोड के बाद एरिया कोड है, एरिया कोड के बाद फिर आपका जो जोन का कोड होता है वो है। इसी तरह आईपी एड्रेस में बिल्कुल यही है कि हर आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए। जैसे आईपी एड्रेस कितने होते हैं? 2 की पावर 32 इतने आईपी एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं, और ये सब के सब यूनिक हैं। इनमें कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं है कि आपके पास अगर ये है एड्रेस तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया में किसी और के पास भी वो एड्रेस होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक पब्लिक आईपी होती है और एक प्राइवेट आईपी होती है। सबसे पहले पब्लिक आईपी क्या होती है? जो आपको इंटरनेट पे लेके जाती है। और प्राइवेट आईपी वो होती है जो आप लोकल लैन पे आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। तो एस्ट्रिस में बिल्कुल इसी तरह है। एस्ट्रिस में आप अगर आपको जैसे आउटसाइड द वर्ल्ड बात करती हैं, जैसे फर्स्ट कहें, जैसे आईपी एड्रेस किस तरह का होता है? आईपी एड्रेस देखते हैं। अच्छा, इंटरनिक जो कंपनी है, इसने आईपी एड्रेसेस को 3 क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है। एक क्लास ए होती है, एक क्लास बी होती है और एक क्लास सी होती है। क्लास ए जो होती है उसमें जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं आईपी एड्रेस में इस तरह होता है, जैसे 4 बिट पे डिवाइड होती है। इस तरह आपने देखा होगा आईपी एड्रेस होता है। जैसे फर्स्ट करें, हम लोग जिस आईपी पे बैठे हुए हैं, जो हमारी सेट कॉम की आईपी है, वो फर्स्ट करें ये है 49.32.16। ये एक पूरा 32 बिट का एक पूरा एड्रेस है, और ये पूरे ये हमारा यूनिक आईपी एड्रेस है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो शुरू के इसको ना 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, 8-8 बिट के 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। और ये आपको जो दिख रहा है ये डेसिमल में दिख रहा है। और कंप्यूटर जो आपस में बात करते हैं वो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है वो बाइनरी समझ आती है। इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 0 0 इस तरह करके 8 बिट ये हो जाएंगे, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट, फिर 8 बिट। सही है। 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। इस तरह कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। और इसी तरह प्राइवेट आईपी की ज़रूरत कहाँ पे आई? प्राइवेट ये जो हमारी पब्लिक आईपी है, ये आपको इंटरनेट पे लेके जा रही है। और इस पे मैंने बताया 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास ए होती है, एक क्लास बी होती है, एक क्लास सी होती है। सही है। अब क्लास ए में जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो 0 से लेके 127 है, फिर आता है 128 से लेके 191, और फिर 192 से लेके 233 तक 223 तक। अच्छा, ये जो है हमारे सारे जो लिस्ट है हमारी, ये प्राइवेट आईपीस की, और सॉरी पब्लिक आईपीस की हैं, जो आपको इंटरनेट पे लेके जाती हैं। सही है। इसमें जो होस्ट पोर्शन होता है, जैसे आईपी एड्रेस में कुछ होता है, जैसे शुरू के जो 4 बिट मैंने बताए थे, ये इस तरह का आईपी एड्रेस होता है। इसमें कुछ पोर्शन होता है वो होस्ट के लिए होता है, और कुछ पोर्शन होता है नेटवर्क के लिए होता है। सही है। अब जैसे क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है, इसमें ये वाला जो पहला वाला पोर्शन है ये नेटवर्क पोर्शन होगा। इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 127 तक होगी, और बाकी जो है इसमें होस्ट होगा। जैसे फर्स्ट करें, क्लास ए के आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ होस्ट जो लिखे हैं वो 2 की पावर 24 है। जैसे ये 2 की पावर जो 8 है,
यानी जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क पोर्शन है, और जो बाकी का पूरा ऑक्टेट है 2 की पावर 24 ये हमारा होस्ट का पोर्शन है। सही है। इसी तरह क्लास बी में जो नेटवर्क का पोर्शन होता है वो ये भी होता है और ये भी होता है। इसमें 2 की पावर 16 होस्ट होते हैं, 2 की पावर 16 नेटवर्क होते हैं। इसी तरह क्लास सी में 3 होस्ट होते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है ये नेटवर्क का होता है। सही है। इसमें आप देख लें ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने बन सकते हैं। क्लास ए में इतने नेटवर्क्स बन सकते हैं, 128 नेटवर्क्स बन सकते हैं। क्लास बी में 16,384 बन सकते हैं और क्लास सी में 2 की पावर 21 नेटवर्क बन सकते हैं। सही है। इसी तरह नंबर ऑफ एड्रेस पर नेटवर्क, यानी 128 नेटवर्क है और पर नेटवर्क इतने बन सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 128 से, इसका मतलब है क्लास ए में इतने IP एड्रेस बन सकते हैं, क्लास बी में इतने बन सकते हैं। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और क्लास सी में इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इतने बन सकते हैं। सही है। ये बात हो गई हमारी प्राइवेट आईपीज, पब्लिक आईपीज की, जो आप जिसके जरिए हम इंटरनेट पे आपस में कनेक्ट होते हैं। सही है। और उसके बाद आ जाता है प्राइवेट आईपीज। अब प्राइवेट आईपीज क्या होती है? पब्लिक आईपीज तो आप समझ आ गया होगा आपको क्या होता है। इंटरनेट के जो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको देते हैं, जो आप ISP से खरीदते हैं। सही है। अब प्राइवेट आईपीज क्या होती हैं? जो इंटरनेट कंपनी है उसने ये डिसाइड करा काफ़ी अर्से के बाद कि प्राइवेट जो हमारे पब्लिक आईपीज है ना उसकी रेंज दिन ब दिन ख़त्म हो रही है। जैसे 2 की पावर 24 जो 2 की पावर 32 एड्रेस हैं, इतनी डिमांड हो गई है नेटवर्क्स की, क्योंकि आजकल क्या है कि फ़ोन को भी आईपी चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर को आईपी नहीं चाहिए, फ़ोन को भी आईपी चाहिए और भी इतनी चीज़ों को आईपी चाहिए। तो ये दिन ब दिन ना ख़त्म हो रहे थे। तो इंटरनेट ने डिसाइड करा कि प्राइवेट आईपीज को लाया जाए। अब प्राइवेट आईपी की ज़रूरत क्या है? इसमें एक टेक्निक होती है नेटिंग और पैटिंग, नेट और पैट। इनका काम क्या होता है कि प्राइवेट आईपी को ये ट्रांसलेट करते हैं पब्लिक आईपी को ट्रांसलेट करते हैं प्राइवेट आईपी में। सही है। अब ये फॉर एग्जांपल किस तरह होता है? जैसे फर्ज करें आप देखते होंगे आपके राउटर में ये आईपी लिखी हुई आती होगी 192.168.0.1। ये हमारे राउटर की आईपी होती है और इसका जो DHCP क्लाइंट होता है ये आपको 100 यूज़र दे देता है। 192.168.0.100 से लेके ये 192.168.0.200 तक। अब फर्ज करें हमारा ऑफिस है, इसमें हमने एक आईपी खरीदी है, चाहे वो PTCL से हो चाहे वो सेटकॉम से हो। अब वो एक आईपी जो है उसके थ्रू हमारे 100 यूजर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। यानी वो एक प्राइवेट आईपी को एक DHCP पूल के थ्रू इतने कॉम्बिनेशन बना देता है कि 100 यूजर आ सकते हैं एक आईपी पे। सही है। अब प्राइवेट आईपी की क्या ज़रूरत है? अब फर्ज करें कि आपका एक ऑफिस है जिसमें 100 यूजर्स हैं। सही है। 100 यूजर्स को आपस में बात करनी है। अब वो आपस में बात करने के लिए भी आईपी खरीदें, 100 आईपीयाँ खरीदेंगे सेटकॉम वालों से, उसका कितना बिल आ जाएगा? बहुत बिल आ जाएगा, आपस में तो बात ही नहीं कर सकते। तो अगर हम एस्ट्रिस एक अपना PBX बनाएं ऑफिस में और 100 फ़ोन को आपस में कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम आईपी खरीदें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हम एक काम कर सकते हैं कि प्राइवेट आईपी जो होती है ना राउटर की, हम अभी कोई नहीं खरीदे, अभी हम क्या कहते हैं कोई आईपी परचेज नहीं कर रहे। हम लोगों ने एक प्राइवेट आईपी का पूल खरीदा हुआ है। फर्स्ट करें एक राउटर लगा हुआ हमारा, हम लोगों ने ISP वगैरह से कहीं से आईपी नहीं ली हुई। ये राउटर के अपने पास 100 आईपी होती हैं। सही है। अब ये 100 आईपी में राउटर के 2 इंटरफेस होते हैं, एक WAN इंटरफेस होता है और एक LAN इंटरफेस होता है। जो WAN इंटरफेस होता है ये ISP पे लगते हैं, ISP के जो राउटर होते हैं वो यहाँ पे लगते हैं और उसके ज़रिए हम इंटरनेट पे जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें ISP से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक लोकल LAN पे कनेक्टिविटी हासिल करना चाह रहे हैं। सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ऑफिस में 100 यूज़र्स के लिए 100 फ़ोन लगाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमें 100 फ़ोन लगाने अपने ऑफिस में एस्ट्रिस के थ्रू, ताकि 100 यूज़र आपस में बात कर सकें। वो होगा प्राइवेट आईपी पे। सही है। अब फर्स्ट करें कि हमारा एक राउटर है, उसको हमने राउटर को जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वो एस्ट्रिस सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है
और एस्ट्रिस सर्वर जो है हमारा, यहाँ पे आगे आप स्विच लगा दें, एक 50 पोर्ट का स्विच है, एक 50 पोर्ट का स्विच है। यहाँ से 50 लैन निकलने होंगे, यहाँ से 50 लैन निकलने होंगे। और ये हम आईपी फोन्स जो होते हैं ना, जो हमारे उस वाले कमरे में रखे हुए हैं, हम हर फ़ोन को एक आईपी दे देंगे। ये सारी जो आईपीज़ होंगी ये प्राइवेट आईपीज़ होंगी, सही है, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं होगा। फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे। जैसे उसके ये नहीं होगा कि उसके आपको इंटरनेट पर जाने की ज़रूरत है। अब उसको करेंगे क्या? सबसे पहला सवाल एस्ट्रिस आ जाता है। अब एस्ट्रिस है क्या? एस्ट्रिस जो है वो एक डीबीएस है। जैसे फर्स्ट करें, आप एक कंपनी है आपके पास, एक कंपनी का पूरा जो सिस्टम है ना, उसकी जो एक्सटेंशन है, जैसे एस्ट्रिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये अली है, अली का नंबर ये है 440, ये फर्स्ट करें नेता का नंबर है 2230, एचबी का नंबर है 3030। नंबर्स कहाँ से आए? हम लोगों ने प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है। ये नंबर्स हम लोग खुद डालेंगे और ये नंबर बाइंड होंगे हर आईपी से। ये हमारी प्राइवेट आईपी से नंबर बाइंड होंगे। और ये जो एक्सटेंशन वगैरह बनाना कि कौन सा नंबर किसके पास जा रहा है, ये सारा काम होगा एस्ट्रिस के थ्रू, सही है। तो एस्ट्रिस में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो एस्ट्रिस की रिक्वायरमेंट क्या है? एस्ट्रिस की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले एक लिनक्स सिस्टम होना चाहिए आपके पास। एक लिनक्स सिस्टम होना चाहिए। लिनक्स सबसे पहले आप लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ भी इसमें लिनक्स का कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, यूबंटू, सेंटोस, फेडोरा, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर पर। अगर हम एस्ट्रिस डालना चाहें, सबसे पहले हम इन तीनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लेंगे अपने कंप्यूटर पर, सही है। ये इंस्टॉल करने के बाद हम अपने कंप्यूटर को एक स्टैटिक आईपी देंगे। आईपीज़ दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। तो कभी भी जो सर्वर बनता है वो स्टैटिक डायनेमिक आईपी पे नहीं बन सकता। अगर आपकी आईपी चेंज हो रही है वो स्टैटिक आईपी पे बनेगा। बेशक आप प्राइवेट आईपी भी अगर अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो भी स्टैटिक होनी चाहिए। अब स्टैटिक आईपी किस तरह देते हैं? सिस्टम को आईपी देंगे। सिस्टम को आईपी देंगे। शेयरिंग सेंटर पे गए, ये हमारा वायरलेस सिस्टम है। वायरलेस सिस्टम में हम जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी हमारा पूल आ रहा है, जो हमारे राउटर का लोकल लैन है, जो कि 192 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम इसको सिस्टम को आईपी दे देंगे। कोई सी भी आईपी दे देंगे। 192 का पूल है तो 192 की आईपी दे दी, उसको सबनेट मास्क दिया। सबनेट मास्क क्या करता है, आईपी कंप्यूटर को ये बता देता है कि कौन सी क्लास का एड्रेस जा रहा है इसमें। अगर क्लास सी का जा रहा है तो इसमें जैसे 192 मैंने लिखा है, ये क्लास सी का एड्रेस होगा, तो इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है, जो नेटवर्क पोर्शन है वो इतना होगा, 8 बिट और 8 बिट 24 होगा, और ये होस्ट पोर्शन होगा। ये क्लास सी का एड्रेस है। इसमें 3 नेटवर्क होते हैं और आखिरी वाला जो होता है वो होस्ट के लिए होता है। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है राउटर का आईपी एड्रेस, जहाँ से आपको आईपी मिल रही है, जो आपका एग्जिट और एंट्री पॉइंट है नेटवर्क का, वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। अब मैंने अपने पीसी को फर्स्ट करें, मैंने ये आईपी दे दी 192.168.0.100 से पूल स्टार्ट होता है नॉर्मली। मैं 101 आईपी दे दूँगा अपने कंप्यूटर को, और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो राउटर होगा, वो होगा 192.168.0.1। ये हमारा राउटर की आईपी एड्रेस हो गई। ये मैंने अपने कंप्यूटर को एक स्टैटिक आईपी दे दी। ये मेरा कंप्यूटर एस्ट्रिस सर्वर बन जाएगा इसके थ्रू। जो एस्ट्रिस सर्वर की आईपी होगी वही आईपी होगी उसकी जो मेरे कंप्यूटर की आईपी होगी, सही है। ये मैं फर्स्ट करेंगे, मैंने आईपी दे दी अपने कंप्यूटर को। आईपी देने के बाद सबसे पहले उसके बाद हम दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले एस्ट्रिस की इंस्टॉलेशन करेंगे। एस्ट्रिस की इंस्टॉलेशन किस तरह होगी? सबसे पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने लिनक्स इंस्टॉल की थी। अब लिनक्स हमने इंस्टॉल कर ली। लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद ये छोटे छोटे कमांड्स हैं, ये तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की बात है। इसमें जेप्टेल होता है, लिपरी होता है, और जैसे अगर आपको अपना जो नॉर्मल PSTN फ़ोन है उसको अगर एस्ट्रिस के थ्रू कनेक्ट करना है तो ये सारे ड्राइवर्स आपको डालने पड़ेंगे। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो हम लोग ये ड्राइवर्स वगैरह नहीं डालते।
क्योंकि हम लोगों का PSTN हम लोग टर्मिनेशन लेते हैं, हम लोग बेसिकली एक वो नहीं करते, एस्ट्रिस के थ्रू डायरेक्ट राउट नहीं करते। सही है। इसकी सिंपल कमांड्स होती हैं। सबसे पहले अगर एस्ट्रिस की क्या कहते हैं सोर्स इंस्टॉल करेंगे, हम देख लेते हैं सेंटोस पे इंस्टॉलेशन। सेंटोस पे इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह होगी? सबसे पहले आपको पैकेजेस डालना पड़ेंगे, RPM पैकेजेस या यम, जितने भी यम अपडेट्स वगैरह जितनी करनी होंगी। उसके बाद अगर आपको लिपरी इंस्टॉल करना है तो ये वाले पाथ पे जाएंगे, उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे लिपरी, उसको कहीं ना कहीं से उसकी डार फाइल को डाउनलोड करके उसको अनटार करेंगे। अनटार करने के बाद आप ज़ेप्टेर डाल देंगे। अब जो मेन चीज़ है ना हमारी एस्ट्रिस है, हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ एस्ट्रिस पे। एस्ट्रिस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एस्ट्रिस जहाँ से हमने एस्ट्रिस को इंस्टॉल करा है, जो उसकी सोर्स डायरेक्टरी है जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा, हम पहले एस्ट्रिस इंस्टॉल कर लेंगे। वो वाली डायरेक्टरी को सबसे पहले अनटार करेंगे। अनटार करने के बाद हम ये वाले फोल्डर पे आ जाएंगे, एस्ट्रिस वाले फोल्डर पे आ जाएंगे। फोल्डर पे आने के बाद हम इसको कोई कॉन्फ़िगर कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली जब हम उसकी सोर्स फाइल डाल देंगे तो वो खुद ही कंपाइल और इंस्टॉल होता रहेगा, वो कोई मसला नहीं है। सही है। अब एस्ट्रिस इंस्टॉल करने के बाद जो मेन चीज़ है वो एस्ट्रिस जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वो सिप सपोर्ट सिप और IX होती है उसकी सपोर्ट। सही है। अब हम सबसे पहले जिक्र करेंगे कि सिप क्या होता है और IX क्या होता है। सही है। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरनेट की कंपनी थी जिसने IP एड्रेसेस बनाए थे। अब वो IP एड्रेस बनाए थे तो उसमें एक प्रॉब्लम आ गया था। क्या प्रॉब्लम आया था कि ये इन लोगों की जो सपोर्ट थी वो कुछ डिवाइसेस के साथ थी, उनके लिए हार्डवेयर भी होते हैं ना, हार्डवेयर की सपोर्ट नहीं थी उनमें। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो IP एड्रेस होंगे वो सिर्फ डेल वाले कंप्यूटर्स पे चलेंगे, तो ऐसे तो दुनिया नहीं ले सकती, हर कंप्यूटर तो डेल नहीं ले सकता। तो एक कंपनी है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक मॉडल बनाया OSI मॉडल। OSI मॉडल का क्या काम है कि जितने भी डिफरेंट वेंडर्स हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करो डेल है या सोनी है, ये तो आपस में जो कम्युनिकेट करें ना, वो जैसे उनको कोई मसला ना हो आपस में कम्युनिकेट करने का। तो OSI मॉडल क्या है? OSI मॉडल्स को 7 लेयर्स में डिफाइन किया हुआ है। सही है। 7 लेयर्स में डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले सही है, सबसे पहले जो आखिरी लेयर होती है इसको उल्टा पढ़ते हैं। जो जैसे ये है ना 1 2 3 4 5 6 7, जो कंप्यूटर का डाटा आता है वो यहाँ से आता है। अब वो डाटा आएगा सबसे पहले फिजिकल डाटा लिंक होती है, उसके बाद नेटवर्क होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है और एप्लीकेशन होता है। सही है। अब ये डाटा जिस तरह ट्रेवल करता है, फर्स्ट करें कि सबसे पहले आपका जो डाटा आया, फिजिकल लिंक क्या करता है? फिजिकल लिंक क्या करता है? जैसे आपका डाटा 3 चीज़ों के थ्रू आ सकता है। या तो कोएक्सियल केबल होता है, जो कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर होता है। फाइबर के अलावा जो हमारे ईथरनेट के केबल होते हैं, UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये फिजिकल से ट्रेवल करेगा। उसके बाद डाटा लिंक पे आएगा। डाटा लिंक क्या करता है? मैक एड्रेसेस को यूनिफाई करता है, क्योंकि हर कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब वो मैक एड्रेस पढ़ेगा, मैक एड्रेस पढ़ने के बाद वो आ जाता है IP पे। IP एड्रेस को देखता है, IP एड्रेस बिल्कुल यूनिक होगा। ट्रांसपोर्ट के बाद IP एड्रेस आने के बाद 2 प्रोटोकॉल में शिफ्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? TCP होता है और एक UDP होता है। ये कनेक्शन जैसे इसमें और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन हम लोग जिसकी बात करेंगे उसके लिए TCP होता है और UDP होता है। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और UDP होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारी जो ईमेल एप्लीकेशंस हैं, SMTP या जितने भी मेल सर्विस वगैरह चल रहे हैं, अगर उनका डाटा आने में देर हो गई, कुछ मसला हो गया, तो कोई हमें इतना इशू नहीं है। अगर ईमेल आपकी 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड में चली गई, कोई मसला नहीं है। TCP क्या करता है? जब तक पहले एक्नॉलेज करेगा, फिर जब तक उसको रिप्लाई नहीं आएगा, सिंक नहीं आएगी उसको, तो फिर वो नहीं करेगा। 3 वे हैंडशेकिंग होती है इसमें। सही है। तो TCP ये करता है। अच्छा, अब अगर हमारी वॉइस और वीडियो है, जो हमारी वॉइस और वीडियो है, इस पर तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते ना। फ़ोन पर बात कर रहे हैं, 2 सेकंड का डिले आ गया, 3 सेकंड का डिले आ गया, नहीं कर सकते ना। तो जितने भी हमारी वॉइस और वीडियो या इस तरह की एप्लीकेशन होती है वो UDP पे चलती हैं। सही है। उसके बाद आपस में सेशन बनता है।
जो सेशन बनता है, सेशन बनने के बाद उसको जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, फॉर्मेट को आपस में वो करती है, डिवाइड करती है। जैसे आप फर्स्ट कनेक्ट आपका डेटा उस पर आ रहा है, डॉक पे आ रहा है, उसको पीडीएफ पे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे फॉर्मेटिंग कर दी डेटा की। उसके बाद आखिरी में आते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है सिप, जो पूरा यहाँ से गुजर के आके जो एंड यूजर को एप्लीकेशन देने का काम करता है वो सिप करता है। सही है। अब ये सिप प्रोटोकॉल क्या होता है, सही है, इसको देखते हैं डिटेल में सिप क्या होता है। सही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिप इज अ सेशन लेयर प्रोटोकॉल। IETF वालों ने बनाया, इंजीनियरिंग टास्क फोर्स वालों ने बनाया है। और इसका क्या है, वॉइप के लिए और मल्टीमीडिया सेशंस के लिए ये बनाया गया है। बिल्कुल ये जिस तरह HTTP प्रोटोकॉल काम करता है, बिल्कुल उसी तरह सिप काम करता है। सही है। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, UTF कोडिंग इसमें होती है। उसके अलावा सही है, यहाँ तक बस सिप जो एस्ट्रेस का जो प्रोटोकॉल है, जो एस्ट्रेस सपोर्ट करता है वो सिप होता है। सही है, यहाँ तक बात हो गई। उसके अलावा सिप को किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाए, सबसे बड़ी अब ये बात है, हम लोगों के ट्रेनिंग में क्या था, सबसे पहले एस्ट्रेस है, एस्ट्रेस क्या होती है, उसके बाद एस्ट्रेस की इंस्टॉलेशन है। ये हम बाद में भी देख लेंगे डिटेल में कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह इंस्टॉल करते हैं एस्ट्रेस को। सही है। अब उसके बाद आ जाते हैं sip.conf क्या होती है, extension.conf क्या होती है, stress.conf क्या होती है। सही है। sip.conf क्या होते हैं, जितने भी हमारे सिप यूज़र्स हैं उनको डिफाइन करना होगा सबसे पहले कि जितने भी हमारे सिप यूज़र्स हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सही है। जब हम ये वाली डायरेक्टरी के अंदर आएंगे ना, cd etc asterisk और sip.conf में हमें कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स करेंगे। जनरल सेटिंग्स का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी, अगर किसी को एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं चाहिए तो ये जनरल सेटिंग से डायरेक्ट उठा लेगा। अब जनरल सेटिंग में क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स होता है। कॉन्टैक्ट्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट्स को हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं अगर हम सिर्फ इनकमिंग कॉल्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं एस्ट्रेस को। हिस्ट्री को अगर रिकॉर्ड कराना है तो हिस्ट्री नो कर दें। बाइंड पोर्ट क्या होती है, जो UDP पोर्ट होती है सिप की, वो 5060 होती है। और बाइंड एड्रेस क्या होता है, बाइंड एड्रेस वो होता है कि जिसके थ्रू आप एस्ट्रेस के जितने यूज़र्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हो। जो 0.0.0 कर देंगे तो उसका मतलब है कि सब फॉर ऑल के लिए अगर करना चाहें तो 0.0.0 हो जाएगा। उसके अलावा SVR लूप क्या होता है, DNS, अगर कोई सर्वर हो जिसमें क्या कहते हैं, कोई आपका क्लाइंट हो जिसने अपना डोमेन रजिस्टर कराया हुआ है, तो वो उसको लुक करता है पहले, फिर उसको IP में कन्वर्ट करके फिर वो उसको अगर ये येस होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सेटिंग्स येस होती हैं। उसके अलावा कोडेक्स वगैरह हैं, कोडेक्स जो एस्ट्रेस के सपोर्टेड कोडेक्स होते हैं वो ALO, ULO, GSM और G729 ये सारे कोडेक्स होते हैं। उसके अलावा नेट क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि प्राइवेट IP और पब्लिक IP। अगर नेट की वैल्यू येस होगी तो इसका मतलब है कि आप क्या कहते हैं, आपका जो एस्ट्रेस सर्वर है वो क्या कहते हैं पब्लिक IP पे लगा हुआ है। पब्लिक IP पे लगा, अगर नेट की वैल्यू नो होगी तो इसका मतलब है आप एक अपना लोकल लैन पे सर्वर बना रहे हैं। इसी तरह कैनरी इन्वाइट और नेट बिल्कुल इसी तरह कैनरी इन्वाइट है। अगर आपको जैसे हम लोग DID नंबर्स लेते हैं, DID नंबर्स के लिए आउटसाइड द वर्ल्ड हमें बात करनी होती है, टर्मिनेट करानी होती है कॉल, तो उसके लिए सारे पैरामीटर्स येस होने चाहिए। अगर हमें अपना आपस में एक जनरल PBX बना रहे हैं तो उसके लिए सारी वैल्यूज नो होना चाहिए। अब फर्स्ट करें, हमने एक एक्सटेंशन बनाई, एक सिप यूज़र बनाया जिसका नंबर होना चाहिए 600। उसकी टाइप हमने फ्रेंड रखी। फ्रेंड क्यों रखी, ताकि ये इनकमिंग भी कर सके और आउटगोइंग भी कर सके। होस्ट इसका डायनेमिक रखा। अगर आपका DHCP सर्वर लगा हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो IP है वो DHCP सर्वर के थ्रू उठा ले। सही है। कॉलर ID इसकी ये रख दी हमने कि कोई अगर आप इसको कॉल करेंगे तो कॉलर ID ये आएगी। कोडेक्स हमने इस पर ये डिफ़ाइन कर दिया, DTMF हमने इस पर डाल दिया और इस तरह इसको नंबर प्लान वगैरह जो भी है इसका हमने वो कर दिया। ये हमने एक सिप क्लाइंट बना लिया। सही है। अब ये सिप क्लाइंट बनाने के बाद इसको हमें एक्सटेंशन के थ्रू राउट कराना होगा। सही है। एक्सटेंशन के थ्रू राउट कराने के ऊपर हम क्या करेंगे, आपको एक डायल प्लान बनाना होगा कि कॉल किस तरह राउट होगी, आपकी एक्सटेंशन क्या होगी, कहाँ पे कॉल जाएगी, ये सारा काम करेगा एक्सटेंशन।
अब extension.com के जो जनरल पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं, कॉलर आईडी मैनेजमेंट वगैरह, या टाइम आउट, या कोई अगर आपको कॉल रिकॉर्ड करनी हो, कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हो, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। ये कॉल डायल प्लान इसलिए बनाना पड़ेगा, आपको पता होगा ना कि कॉल कहाँ राउट करानी है। जैसे आपको फ़र्ज़ करो कि आपको जैसे HP भाई को कॉल करनी है, तो उसके लिए उनका नंबर होगा, उसके अलावा सोर्स होगी, डेस्टिनेशन उनकी IP होगी कि इस IP से इस IP पे कॉल भेजना है। तो ये हमने जब तक डायल प्लान नहीं बनाएंगे तो हमारा एस्ट्रेस सर्वर को पता ही नहीं होगा कॉल कहाँ पे जा रही है। सही है। तो अब अभी हम अपना वो वाला सर्वर देखते हैं जो हमारा ऑफिस का सर्वर है, जिसमें एस्ट्रेस ऑलरेडी चल रहा है। ये एस्ट्रेस की CLI से कनेक्ट करने के लिए कमांड होती है *RBB। अगर यहाँ पे जाके आप हेल्प लिख देंगे तो आपको सारी जितनी भी लिस्ट ऑफ कमांड है वो सारी आपको नज़र आ जाएगी। ये पूरी लिस्ट ऑफ कमांड है, जितने भी एस्ट्रेस के अंदर जितनी भी कमांडें चल रही हैं, ये पूरी उसकी लिस्ट है। सही है। अब ये इतनी सारी ये पूरी लिस्ट है, इसमें सब दिया हुआ है कि अगर आप AEL डीबग करेंगे, AEL डीबगिंग ऑन हो जाएगी। इसी तरह AEL रीलोड है। अगर आपको सिप का डीबग निकालना है कि आपकी कॉल, आप एक कॉल कर रहे हो और उस पर किस तरह कॉल जा रही है, सबसे पहले तो उसको आपको ये वाली कमांड है, इसमें ये सिप सेट डीबग IP। अगर आपको एक IP पे डीबगिंग ऑन करनी है, आप देख लेंगे कि किस तरह कॉल आ रही है। सबसे पहले उसको एक्नॉलेजमेंट गई, उसको सिप का एक रिस्पांस मिला, फिर किस तरह कॉल उसके पास गई। फिर जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये इस तरह के रिस्पॉन्सेस आना शुरू हो जाएंगे आपको कि आपको इस IP के थ्रू, ये वाली जो IP है इसके थ्रू आपकी कॉल आई, कॉल टर्मिनेट हुई, उसको सिप रिस्पॉन्स ओके मिल गया। ओके मिलने के बाद जो सिप का डाटा है वो RTP पे फॉरवर्ड हो गया। जैसे सिप का बेसिक काम क्या होता है, सिप सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेता है कि हाँ भाई, जैसे 1 मिनट, ये मेरे पास ये सारे सिप रिस्पॉन्सेज हैं जितने भी हैं। सिप को अगर हम इसकी डायग्राम देखें सिप की, तो इसकी किस तरह होती है डायग्राम। सही है। एक सिप फोन को दूसरे सिप फोन से अगर बात करनी है तो सबसे पहले उसके पास इनवाइट जाएगा। इनवाइट होने के बाद वो सबसे पहले ट्राई करेगा कि इसके पास इनवाइट गई, इसके पास इनवाइट गई। जब तक इसके पास इनवाइट नहीं जाएगी, इनवाइट इसके पास चली गई, उसके बाद सेशन बन जाएगा इन दोनों का। एक सेशन प्रोग्रेस हो जाएगा। सेशन बनने के बाद अगर सेशन इन लोगों का सक्सेसफुली बन गया तो ये इसका रिस्पांस आ जाएगा, ओके का रिस्पांस आ जाएगा। अब जब ओके का रिस्पांस आ गया, जैसे कॉल जब रिंग होती है, रिंग होने के बाद जब तक किसी ने उठाई नहीं कॉल, अब जब किसी ने कॉल उठा ली तो सिर्फ डाटा फॉरवर्ड कर देगा RTP पे। अब RTP पे डाटा फॉरवर्ड हो गया तो RTP जैसे कॉल पे बात कर ली उसने, क्योंकि जो सिप जो है वो TCP बेस्ड चलता है और जो RTP है वो UDP पे चलता है। तो जब डाटा पे बात हो गई उसके बाद इसने दोबारा एक्नॉलेजमेंट करके वो बाय कर देगा कि हाँ बात ख़त्म हो गई हमारी। सही है। इस तरह ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं सिप के। ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं 20, 202, ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। इसके अलावा अगर ये बेल जाएगी, ट्राई करेगा, नंबर फॉरवर्ड होगा, ये सारे 1XX के रिस्पॉन्स होंगे। इसी तरह ये फेलियर रिस्पॉन्सेज होते हैं कि अगर आपकी तरफ आपके पास ये एरर आ रहा है 400, या आपके पास 403 फॉरबिडन आ रहा है, या 404 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने अगर सर्वर टू सर्वर कॉल फेंक रहे हो ना, तो एक सर्वर के पास से तो कॉल जा रही है, दूसरे सर्वर के पास हो सकता है कि कोडेक्स का मसला हो,
आप G729 के थ्रू भेज रहे हो, उसके पास वो वाला कोडेक हुई नहीं, तो इस वजह से ये सारे रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन क्यों आता है? प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन आता है कि कोई फायरवॉल लगाई है उसने अपने सर्वर पे, कि आप उसकी प्रॉक्सी आपने अलाउ ही नहीं करी हुई। फायरवॉल ये होता है ना कि आपका एक तरफ रिस्पॉन्स जा रहा है, तो जैसे फ़र्ज़ करें फायरवॉल क्या करता है कि वो वाली आईपी जब तक उसके सिस्टम पे अलाउ नहीं होगी ना, तब तक वो उसको वो नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सारे प्रॉक्सी ऑथेंटिकेशन, इस तरह बहुत सारे फेलियर आ सकते हैं, सिर्फ के बहुत सारे फेलियर आ सकते हैं। ये इसी तरह ये सर्वर फेलियर है, अगर आपके सर्वर में कोई मसला हुआ, ये ग्लोबल फेलियर है, ये सारे सिर्फ फेलियर हैं। अभी हम लोग सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं, इसके अलावा आगे डिटेल में बात करेंगे। सही है। उसके अलावा कॉल रिकॉर्ड भी आप करा सकते हैं, लोकल कॉल भी कर सकते हैं एक्सटेंशन पे। इसी तरह जैसे ये हमारा एक्सलाइट है, ये सॉफ्ट फ़ोन है, इसको अगर हम रजिस्टर कराएं, ये देखें सिर्फ अकाउंट्स बने हुए इसमें। अब डिस्प्ले नेम में ये यहाँ पे मैंने DID नंबर डाला हुआ है। अगर आप DID नंबर ना डालें यहाँ पे, तो अगर आप एक लोकल सर्वर बनाना चाहें, यहाँ पे वो वाली एक्सटेंशन डालें जो आपने अपने extension.conf में बनाई हुई है और एक सिप यूज़र उसका बनाया है, तो ये नंबर आप वहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड आपका वो रखेंगे जो आपने सिप के अंदर पासवर्ड रखा हुआ है, सीक्रेट, उसका जो पैरामीटर होता है वो सीक्रेट होता है। पासवर्ड रख दिया आपने, उसके बाद डोमेन या सर्वर की IP आ जाएगी, उसके बाद सर्वर टू सर्वर आपस में कॉल टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे आप सिर्फ बिल्कुल इसी तरह हार्ड फ़ोन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे आपने सॉफ्ट फ़ोन कॉन्फ़िगर कर, ये आपका सॉफ्ट फ़ोन कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ये आपका नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप लोकल सर्वर पे हो तो लोकली आपस में बात कर सकते हो। अगर आप एक्सटर्नल DID नंबर्स के थ्रू करना चाह रहे हो तो उसके लिए टर्मिनेशन होनी चाहिए कोई ना कोई। सही है। इसी तरह सिप RFC क्या होते हैं, जैसे कोई भी सिप के जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, उनमें जो दिन ब दिन जैसे ओपन सोर्स चीज़ों में तो ये होता है ना, दिन ब दिन क्या कहते हैं चीज़ें डेवलप होते रहती हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स में यही होता है कि जो दिन ब दिन इन्हांसमेंट हुई है, कुछ हुई है, तो ये सिप में बहुत सारी जो इन्हांसमेंट लोगों ने करी है, डिफरेंट एप्लीकेशंस डाली हैं, ये होता है। उसके अलावा ये हाउ टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ कॉल, ये मैंने बता दिया। जैसे कोई भी मैं नंबर डायल करूँगा तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अगर आपने सिप डीबगिंग ऑन की हुई है तो आ जाएगा कि हाँ भाई इस सेशन से गया, यहाँ गया, फिर RTP को फॉरवर्ड हुआ। इसी तरह आप कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। कॉल रिकॉर्ड करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हाउ टू ट्रेस अ कॉल, इसमें क्या? हाउ टू ट्रेस अ कॉल है वही है, जैसे फर्स्ट करो मैंने ये कॉल करी, जैसे ये नंबर है, अब ये मैंने ये नंबर डायल करा, ये मैं जब नंबर जब डायल करूँगा ना इस IP के थ्रू, तो यहाँ सर्वर पे सारा आ रहा होगा। अभी मैंने डीबगिंग ऑन करके दिखाई थी ना, सिप सेट डीबग ऑन, अगर आप डीबगिंग ऑन कर देंगे तो वो पूरा नज़र आ जाएगा आपको। ये आ रहा है पूरा कि किस तरह कॉल आपस में जा रही है। अब जैसे फर्स्ट करें, मैंने इस IP पे डीबगिंग ऑन करी हुई है, तो ये IP बता रहा है मुझे इस IP पे कॉल गई, ये इसका नंबर आ रहा है, फ्रॉम में इसका नंबर आ रहा होगा कि हाँ भाई इस नंबर से कॉल जा रही है, टू में इसका नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल जा रही है। तो ये इसको इनवाइट गई, इसने इनवाइट भेजी, ये पूरा ट्रांसलेट करा इसने कि ये कोडेक्स हैं, इस कोडेक्स के थ्रू इसने कॉल फेंकी। उसके बाद ये डाटा RTP पे भेज दिया इसने, RTP डाटा भेजने के बाद एक्नॉलेजमेंट हुई, सिंक हुआ, और इस तरह ये आपस में सेशन बना एक दूसरे का, और फिर सर्वर टू सर्वर आपस में जब कम्युनिकेशन हो गई, उसके बाद ये डाटा जब बात हो गई इनकी, तो ये बाय का मैसेज आ गया। सही है। ये हम सर्वर पे देख सकते हैं। ये एस्ट्रेस का जो पूरा काम है, समझ लो आप एक टेलीफोन कंपनी के मालिक हो, जो आप अगर आप लोकल सर्वर बना रहे हो, आपको जो नंबर डालना चाहो डाल दो। लोकल सर्वर पे तो यही है ना, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो एक्सटेंशन में। अब आप एक दूसरे को आपस में कॉल करो बगैर किसी कॉस्ट के। तो लिनक्स है, लिनक्स भी ओपन सोर्स है, एस्ट्रेस भी ओपन सोर्स है, और अगर आपको सॉफ्ट फोन से बात करनी है, सॉफ्ट फोन भी फ्री में मिल जाता है। आप आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे आपका कोई स्कूल है जिसमें हज़ार जैसे कोई बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें 100-200 टीचर्स हैं, तो टीचरों को आपस में बात करनी है, हर किसी के पास कंप्यूटर तो होता है, आपस में सॉफ्ट फोन के थ्रू भी बात कर सकते हैं, हार्डवेयर फ़ोन भी डाल सकते हैं, लोकली आपस में बात करें बगैर किसी कॉस्ट के। एक्सटेंशन वगैरह मैनेज करना और भी बहुत सारी चीज़ें करना, कॉलर ID सेट करना, या वॉइस मेल की सेटिंग करना, या IVR लगा देना कि आपको स्कूल पे कोई बंदा कॉल कर रहा है तो आ रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ तो ये वॉइस मेल छोड़ दो। इसके अलावा जब आप टेलीनॉर पे कॉल करते हैं तो आता है ना कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, ये सारी चीज़ें एस्ट्रेस मैनेज करता है। सही है। आप वॉइस मेल भी इसमें डाल सकते हो, वॉइस मेल के अलावा आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो कॉल्स की, पूरी चीज़ें आप एस्ट्रेस के थ्रू मॉनिटर कर सकते हो। सही है।
इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आप डेटाबेस एस्ट्रिस को डीबी से किस तरह कनेक्ट करना है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एस्ट्रिस विद MySQL। एस्ट्रिस को MySQL से कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको इसके लिए एक सेकंड लगाता हूं। ये सबसे पहले आपको एस्ट्रिस को अगर एक MySQL से कनेक्ट करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रूट अकाउंट बनाएंगे MySQL का, जिसको आप परमिशन देंगे कि कोई भी होस्ट आपको किसी भी होस्ट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकें आपके MySQL सर्वर पे। उसके बाद MySQL सर्वर पे बनाने के लिए आपको सारे डेटाबेसेस वगैरह सारे मैनेज करना पड़ेंगे, जिसके थ्रू आप आपस में आपकी कॉलर आईडी मैनेजमेंट हो गई है, आपका जितना क्लाइंट्स का डाटा है वो सारा आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा MySQL के थ्रू। इसको एक पूरा इंस्टॉल करने का पूरा तरीका दिया हुआ है, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। एस्ट्रिस विद MySQL। इसके अलावा ये अभी सारी चीज़ों पे सिर्फ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में कल परसों देख लेंगे। सही है। व्हाट इज एस्ट्रिस, ये समझ आ गया एस्ट्रिस क्या होता है। एक पूरा PBX होता है, उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करते हैं, इंस्टॉल किस तरह करते हैं, ये हम डिटेल में खुद से करके देखेंगे बाद में इंस्टॉल। उसके अलावा SIP क्या होता है, एस्ट्रिस का एक चैनल होता है, एस्ट्रिस का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि एस्ट्रिस सपोर्ट करता है। उसके अलावा एक्सटेंशन मैनेज करना हो वो extension.conf करता है। Astris.conf क्या करता है, वो आपको बता देगा कि कहाँ कौन कौन सी डायरेक्टरी में आपका एस्ट्रिस की जो सोर्स फाइलें हैं या जितनी भी कंपाइलेशन जितनी भी हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी में पड़ी हुई हैं। एस्ट्रिस को MySQL से कनेक्ट करना होगा, उसके लिए MySQL एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी। इसी तरह लोकल कॉल और एक्सटर्नल कॉल में फ़र्क पता चल गया होगा आप लोगों को कि लोकल कॉल का क्या मतलब है और एक्सटर्नल कॉल का क्या मतलब है। अगर एक्सटर्नल कॉल करनी है तो उसके लिए टर्मिनेशन प्रोवाइडर होना चाहिए, जैसे हम लोग DID नंबर्स के थ्रू एक्सटर्नल कॉल करते हैं। लोकल कॉल करनी है तो आप एक लोकल सर्वर बना लें अपना ऑफिस के लिए, एस्ट्रिस इंस्टॉल कर लें, हर बंदे को एक IP दे दें, एक फ़ोन दे दें, वो लोग आपस में बात कर लेंगे। अगर वो कनेक्टेड होंगे आपस में तो वो राउटर के थ्रू भी हो सकते हैं, एक अपना पूरा लोकल लैन आप बना सकते हैं। सही है। और हैंगअप कोड्स क्या होते हैं, वही जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे, जितने भी SIP रिस्पॉन्सिव होते हैं जितने भी, और इसके अलावा SIP RFC क्या होते हैं, जितनी भी SIP में वो जो क्या कहते हैं इन्हांसमेंट वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं, कॉल को किस तरह ट्रेस करते हैं, वो SIP डीबगिंग वगैरह करनी हो कॉल की, और इसी तरह हाउ टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन अ कॉल, ये पूरा डिटेल में हम देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ है कॉल में। सही है। एस्ट्रिस के थ्रू हम कॉल रिकॉर्ड भी करा सकते हैं, डेटा भी ले सकते हैं कॉल का। उसके अलावा कॉल को लिमिट भी कर सकते हैं हम extension.conf में। लिमिट किस तरह करेंगे, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको ये करना हो कि भाई 10 मिनट बाद कॉल बंद हो जाए, तो वो आप एस्ट्रिस के थ्रू आप जैसे आपका एक अपना पूरा सर्वर है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, आप मालिक हैं पूरे उसके। सही है। उसको आप एक्सटेंशन के थ्रू ये भी बता सकते हैं कि भाई अगर ये बंद दबाएगा तो ये वहाँ जाएगा, वो दबाएगा तो ये कॉल वहाँ जानी चाहिए। अगर आप मौजूद नहीं हो क्या कहते हैं तो आपको वॉइस मेल पे चले जाए, ये सारी चीज़ें। सही है। उसके अलावा AGI क्या होती है, डिफरेंट PHP फंक्शंस या C फंक्शंस या कोई भी लैंग्वेज हो, पर्ल हो, पाइथन हो, कुछ भी लैंग्वेज हो, उसको एस्ट्रिस के थ्रू आप एक कनेक्ट कर लें, GUI बना लें, जैसे हमारा ये DIDX पे बना हुआ है। एक पूरी AGI के थ्रू आप एस्ट्रिस को कनेक्ट कर लें, तो ये एक AGI होती है, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कॉलर ID हो गई या बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे फर्स्ट करें हम एक नंबर खोलते हैं, इस पर ये हमने नंबर खोला, नंबर पे सारी चीज़ें आ रही हैं, DID टेस्टर आ रहा है, कॉल लॉग्स आ रहे हैं, कॉल लॉग्स में सारे कॉल्स के रिकॉर्ड वगैरह दिख जाएंगे हमें। इसके अलावा ये हम इसकी रिंग टू सेटिंग्स सेंड कर सकते हैं कि हम एस्ट्रिस को इस तरह से कनेक्ट करें कि अगर हम ये नंबर यहाँ पे डालें तो ये नंबर वहाँ पे चला जाएगा, एस्ट्रिस सर्वर से ऑटोमेटिकली आपस में बात कर लेगा AGI के थ्रू, अगर आपने एक AGI पूरी बनाई हुई है तो। सही है। ये पूरी बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है, इसको फिर डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। सही है। थैंक यू। थैंक यू।